जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल द माइंड स्कूल में। जैसा कि आपको पता है फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ्स का, जहाँ पे हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एसएससी के जीडी एग्जाम के क्वेश्चन में। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएस 2024-23 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए और सबसे बेहतरीन सवाल को लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल का सेवन करता है और 8 किलोग्राम गेहूं का सेवन करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के लिए कुल खर्च 300 प्रति माह होता है। यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तो 300 के समान खर्च को बनाए रखने के लिए चावल की खपत यानी कंजम्पशन कितनी प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है, यानी गेहूं की खपत स्थिर है और चावल की कीमत भी स्थिर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, देखो ये क्वेश्चन तो है एक्सपेंडिचर का ही कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन पे ही है, बट यहाँ पे दो क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी आपका राइस है और एक क्वांटिटी आपका गेहूं है, जो कि हम व्हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एसएससी ऐसे ही सवाल को सिंपल कंसेप्ट पे रहता है बट घुमा के पूछ देता है। तो ये दो कंसेप्ट पे जबकि थोड़ा बड़ा हो जाता है और कंसेप्ट काफी सिंपल रहता है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम पहले प्राइस का रेशियो ले लेंगे बट दोनों क्वांटिटी का ले लेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइस का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो ले लेते हैं, किसका, राइस का और व्हीट का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस है तो आरपी ले लिया और व्हीट का प्राइस का, ठीक है। तो अब प्राइस क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 20% है, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी व्हीट 5 है तो राइस उसकी 20% है। तो ये व्हीट का 5 रुपए और चावल की कीमत 1 रुपए, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम कंजम्पशन का रेशियो ले लेंगे। कंजम्पशन का रेशियो ले लेते हैं कंजम्पशन का, ठीक है। तो कंजम्पशन को किस तरह से डिनोट करते हैं, आरसी और डब्ल्यूसी से, यानी खपत है। खपत क्या दिया हुआ है, चावल की खपत 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम लिख लिया, और गेहूं की खपत 8 है, यानी व्हीट का 8। इसको काटेंगे 4 से, 2 बार में कट गया, 4 से 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 5:2 का आ गया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लेंगे। एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताएगा। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर आपका सबको पता है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब देखो राइस की एक्सपेंडिचर कितनी होगी, जब राइस का प्राइस 1 रुपए है और कंजम्पशन 5 यूनिट है तो 1 × 5 कर देंगे तो 5 रुपए राइस का एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर ऑफ राइस लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर ऑफ गेहूं यानी व्हीट लिख लेते हैं। तो ये 5 रुपए हो गए। कैसे आया, 1 × 5 = 5, ठीक है। वैसे ही गेहूं की एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितनी होगी, 5 रुपए दाम है, 2 kg खरीदेंगे तो 10 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर ऑफ गेहूं 10 हो गया। तो यहाँ पे 2 × अगर हम 5 करते हैं तो 10 यूनिट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल खर्चा कितना है, 300 रुपए, बट यहाँ पे कुल खर्चा कितना हो रहा है, यहाँ पे 15 यूनिट हो रहा है। तो 15 यूनिट ही जो है बराबर होता है आपका 300 रुपए के, ठीक है, 300 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 20 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज। तो यहां से हम क्या करेंगे कि देखो इंडिविजुअल निकालना है, चावल का खर्चा कितना, चावल में खर्चा कितना लगा और गेहूं में खर्चा कितना लगा। तो गेहूं का 10 यूनिट है, 1 यूनिट का दाम 20 रुपए है, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, 10 × 20 यानी 200 रुपए हो जाएगा। अब टोटल 300 रुपए है, 300 रुपए से 200 माइनस कर दिया तो चावल का खर्चा 100 रुपए आ गया। समझ आया। वैसे भी 5 यूनिट है, 5 × 20 भी 100 होगा, ठीक है। यहां से ये आ गया। तो ये आप लिख लेंगे एक्सपेंडिचर जो इनिशियल है, इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कहीं प्राइस बढ़ा नहीं था, वहां पे राइस का एक्सपेंडिचर और गेहूं का एक्सपेंडिचर इनिशियल कितना था, 100 रुपए था और आपका 200 रुपए था गेहूं का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है कि यहाँ पे यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाएगी तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा। क्यों, देखो प्राइस ऑफ, अगर मैं एक्सपेंडिचर ऑफ गेहूं देखता हूं
तो प्राइस ऑफ गेहूं देखेंगे और कंजम्पशन ऑफ गेहूं देखेंगे, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ गेहूं यानी वीट, ठीक है। और ये ओल्ड कितना था, ये 200 रुपये था, ठीक है। तो यहां से हमें कंजम्पशन नहीं निकालना है, गेहूं की कंजम्पशन को नहीं निकालना है हमें। सीधी सी बात है, 20% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया गेहूं का, यानी ये 20% से बढ़ गया है। तो भाई सीधी सी बात है, ये जब कांस्टेंट रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी आपका 20% से बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। तो 20% से बढ़ जाना मतलब कि 240 रुपये हो जाना। कैसे? 10% अगर हम निकालेंगे तो 20 रुपये होगा और 20% 40 रुपये होगा, तो 240 रुपये आपका आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ वीट। तो यहां से हमको पता है ये हमारा न्यू है। जब प्राइस नेक्स्ट जब हमारा प्राइस बढ़ जा रहा है, कब? नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब प्राइस 20% से वीट का बढ़ जा रहा है, ठीक है, तब का केस है ये। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइस टोटल 300 ही रखना है, 240 खर्चा हो गया तो 60 रुपये आ गया। तो यहां से अभी हमें इनिशियल और ये हमारा एक्सपेंडिचर फाइनल का रेशियो भी आ गया। कैसे? चावल 60 रुपये खर्चा करेंगे चावल पे, और वीट पे कितना? 240 रुपये खर्चा करेंगे, ये एक्सपेंडिचर आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सामान रखने के लिए चावल की खपत, तो हम केवल चावल की केस को ही लेंगे, ठीक है। अगर वीट की खपत को बोलता तो वीट की खपत निकाल देते, तो यहाँ पे हम ओनली चावल लिख लेते हैं, ओनली राइस, ठीक है। तो राइस का प्राइस ले लेते हैं, कंजम्पशन ले लिया और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 60 से आपका 60 और 100, यानी ओल्ड कितना था? 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 60 रुपये हो गया खर्चा मतलब चावल का, ठीक है। प्राइस में क्या चेंज हुआ? प्राइस की कीमत यहाँ पे देखते हुए चावल की कीमत स्थिर है, तो ये रहेगा आपका 1:1 ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कांस्टेंट है, नो चेंज, ठीक है। तो ये कितने से वो होगा चेंज? तो इसको देखो पहले काट लेते हैं, ठीक है। इसको 20 से काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 20 से 5 बार में। अब देखो ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। बट इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इजीली लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ये प्राइस जो है आपका, प्राइस आपका यहाँ पे 1 है, यानी कि 1:, ये राइस का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस आपका जो है 1:1 है, कंजम्पशन जो है हमको पता नहीं है, बट एक्सपेंडिचर जो है वो 5:3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, ये 5 को यहाँ पे 5 को रख लेना है, यहाँ पे 3 को रख लेना है, जो ये नीचे का 3 है यहाँ ऊपर लिख लेना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ये 1 इधर और ये 1 इधर, ठीक है। तो 1 इधर और 1 इधर, तो यानी ये क्या आएगा? 5 और 3, यानी कंजम्पशन किस तरह से चेंज हो रहा है? 5:3 में चेंज हो रहा है, यानी कितने की कमी? 2 रुपए की कमी, कितने पे? 5 यूनिट पे इंटू 100। अब देखो कितना क्लियर हो गया। ये कैसे होगा? देखो 1/5 क्या होता है? 1/5 आपका ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 20 बार में कट जाएगा, 2 × 20 40% हो जाएगा, ठीक है। तो चावल की खपत 20% से 40% से कम हो जाएगी, समझ आया? अगर इसको ही आप स्पीड वे में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे भी खतरनाक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 अंडे थे। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है। दिन के अंत तक कितना बेच देता है? 20% बेच देता है। अगले दिन की शुरुआत में 20% यानी कि 20% जोड़ देता है, ठीक है। और अगले दिन के अंत तक फिर 20% बेच देता है, यानी कि पहले दिन में क्या है? 20% बेचा, फिर 20% जोड़ा, फिर 20% बेचा, ठीक है। ये दूसरे दिन खत्म हो गया। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। फिर वो 20% जोड़ेगा और फिर 20% को बेच देगा। तो उसके बाद जो बचेगा उसके पास अंडे तीसरे दिन के बाद वो 1024 अंडे बचे हैं। तो बी का मान निकालिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं समझा तो दिया हूं, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले जब भी हम 20% किसी चीज को बेचते हैं तो हम जैसे ये 500 अंडा है, ठीक है, 500 100% का मान है, ठीक है। 20% जब बेचेंगे तो यानी 100 में से हम क्या करेंगे? 20% को माइनस कर देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। तो जब ये करेंगे तो ये क्या आएगा? 500 और ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। 100 - 20 80 और ये आपका 100, ठीक है। और ये क्या है? परसेंट से परसेंटेज कट जाता है, ठीक है। क्लियर है ना? ये परसेंटेज आपका कट जाएगा, ओके।
तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा 2 जीरो, और 5 इंटू 80 400 हो जाएगा। तो जब हम b% भी ऐड करते हैं ना, तो जब b% किसी भी नंबर पर ऐड करेंगे, जैसे ये अब तो ये नंबर है ना b% है, तो देखो इसको हम सिंपल किस तरह से लिख सकते थे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, 500 इंटू 1 यानी 100/100 कर दिया, ये 100 को लेके चले गए, ठीक है, ये 100 को इधर से डिवाइड किया, माइनस 20/100 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को मैं लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, इंटू 1 माइनस 20/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां तो 20% दिया था तो 80/100 आ गया था, बट यहाँ पे b% दिया हुआ है। तो जब हमारा सेकेंड डे के शुरुआत में यानी डे 1 था, डे 1 के बाद ये डे 1 में तो हमारे 400 अंडे बचे हैं, ठीक है। अब डे 2 में वो क्या कर रहा है कि पहले 400 में b% ऐड कर रहा है, तो ये 100% का मान है, और b% ऐड करने का मतलब 100 प्लस b%, ठीक है, ये b% होता है, 100 प्लस b% ऐड हुआ, ठीक है, ये b% है, ना कि केवल b है। फिर उसके बाद वो डे 2 में क्या कर रहा है, इसको फिर बेच देता है। तो पहले यही निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले अंडा तो निकाले, इतना अंडा ऐड जोड़ने के बाद ये हुआ, जोड़ने के बाद क्या हुआ, 400, इसको 100/100 को 1 लिख लिया, और प्लस b/100 हो गया। क्लियर है, ये b% है, ठीक है। तो ये चीज होता है नॉर्मली, ये b% नहीं होगा, ये बाहर आ जाता है, ठीक है, क्लियरली, जैसे ये 20 के केस में था। तो ये चीज था। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख रहे हैं, बट बार बार इस तरह से लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ही हम मान लेते हैं लेट, एक चीज इसमें मानना होता है, लेट 1 प्लस b/100 है इक्वल्स टू y मान लेते हैं, तो इसको ही हम मल्टीप्लायर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर फैक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बार बार ये ऐड हो रहा है और बार बार 20% कम हो रही है, तो सीधी सी बात है, कितना बार ये ऐड हुआ, देखो ये दूसरे दिन ऐड हुआ और तीसरे दिन भी ऐड हुआ, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, y को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 4/5 है यानी 80/100, वो कितने बार होगा कि पहले दिन बेचा इतना, फिर दूसरे दिन इतना ही बेचा, फिर तीसरे दिन भी बेचा, तो ये 3 बार लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली सोल्यूशन किस तरह से होगा, डायरेक्टली सोल्यूशन आपका इस तरह से होगा कि पहले तो आपके 500 अंडे थे, ठीक है, उसमें से हमने कितना बेच लिया, 80/100 हो गया, अब बचे हैं अंडे। 80/100 का मतलब समझ गए ना, कि इतना हमने 20% बेच दिया, 20% बेचने के बाद जो वैल्यू आया, उसके बाद हमने y मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, बोल के ये मल्टीप्लाई किया, यानी हम पूरा ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस b/100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिर हम क्या किए, हमने फिर बेचा है, 20% बेचा, 20% बेचने का मतलब 80/100, फिर हमने क्या किया, y हमने फिर से ऐड किया, यानी कि ये वाला चीज पूरा ऐड किया है, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, 80/100 को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, फिर हमने बेचा है, तब तीसरा दिन खत्म हो रहा है। तो ये आपका डे 1 है, ठीक है, फिर इसके बाद ये डे 2 में ये कार्यक्रम किया हमने, और ये डे 3 का कार्यक्रम, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यही करते जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास बचता है 1024 घंटे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये y क्या है, y मतलब ये है चीज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं सबसे पहले, तो इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 4/5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 4/5 आएगा आपका, ये भी आपका 4/5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये 500 इंटू, अब ये इसको 4/5 4/5 4/5 3 बार आया, इसका हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 बार लिखने से अच्छा इसको हम 4/5 का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। और y कितने बार आया, 1 बार और 2 बार, तो ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1024। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर को यहीं रखते हैं, बाकी सबको यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1024 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 5 3 बार है, 5 का क्यूब है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब, ये 500 जो यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 क्यूब ऊपर है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्यूब, अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये जो है 1024 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया, 3 बार लिख दिया,
और ये 500 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया। अब कट पीट करेंगे, जैसे 5 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 5 20 बार में काट देगा, ये 5 4 बार में काट देगा। तो यानी वाई स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा 1024 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1024 यहाँ पे हमने लिख दिया, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब देखो ये 256 इसको 4 बार में पूरा काट देगा इसको, तो ये एक बार में कट जाएगा और ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू √4 जो कि 2, y का मान 2 हो गया। तो क्या y का मान नहीं हमको निकाला था, नहीं, हमको तो b का मान निकालना है। b का मान हमने y किसको माना था, 1 प्लस बी बाई 100 को y माना था। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो 1 प्लस बी बाई 100 इक्वल्स टू y था, तो यहाँ पे 1 प्लस बी बाई 100 इक्वल्स टू 2 कर दिया। ये 1 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी b बाई 100 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 इंटू 100 यानी 100% हो जाएगा। तो 100% आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये बेहतरीन सवाल है और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल पे भी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके मासिक व्यय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्यय का मतलब खर्च, यानी कि खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कंसेप्ट आपका इससे फाउंडेशन बैच आपने देखा होगा, तो कंसेप्ट मैंने बताया है इस टाइप का क्वेश्चन। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ये प्लस है, ओके, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक परसेंटेज को बढ़ा बढ़ा के कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे एलिगेशन का भी यूज करके भी कर सकते हैं। एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बन जाता है। एलिगेशन का एक ढांचा होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं। यहाँ पे इनकम का परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं, और नीचे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में 68% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है। अगर 68% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा वो, देखो 100% होता है, 100% में 68% खर्च कर दिया तो ये बचत कितना करेगा, 32% करेगा। सीधी सी बात है, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका सेविंग हो गया। 100 में 68 माइनस करेंगे तो 32 ही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 32 और 68 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे तो हमें वृद्धि किसका पूछा गया है, मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर का ही पूछा, तो एक्सपेंडिचर को हम ई ही डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सेविंग कितने परसेंट से बढ़ जाती है, 15% से बढ़ जाती है, तो 15 लिख दिया। इनकम कितने परसेंट से बढ़ी है, 25% से बढ़ी है, तो 25% लिख दिया। और यहाँ पे 68 और यहाँ पे 32 लिख लिया। इसको काटेंगे हम 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे तो एक बार में 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 17 बार में कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक जैसे फॉर्मूला, जैसे इनकम होता था तो आई इक्वल्स टू साइड इंटू साइड करते थे। जैसे यहाँ पे साइड इंटू साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 25 इक्वल टू 17 ई साइड इंटू साइड किया, प्लस 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कर दिया, अपॉन में 17 प्लस 8 यानी 17 प्लस 8 कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख दिए, 25 इक्वल्स टू 17 ई प्लस 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 120, ठीक है। 120 लिख दिया और यहाँ पे 25 लिख दिया। अब ये 25 डिवाइड करें, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, ठीक है।
625 और यहाँ पे 17E प्लस 120। अब ये 120 यहाँ माइनस करेगा, ठीक है। तो 17E इक्वल्स टू 500 में से 100 माइनस किया तो 525 में से 100 माइनस किया तो 525 हो जाएगा, 20 माइनस किया तो 505 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से E निकल जाएगा, E इक्वल्स टू 505 अपॉन 17 का 2 बार में कट जाएगा, ये कितना 34 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, यहाँ पे 16 बचा, यानी 165 नहीं होगा, 9 बार में आपका 153 होता है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 12 बचेगा, ठीक है। तो 12 बचे 120 हो गया, ठीक है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 20 और 17 का 5 6 बार में, तो 29.6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं के मतदान नहीं किया है, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, एक ट्री मान लेते हैं कि ये टोटल वोट है, ठीक है, ये टोटल वोट है। टोटल वोट में से Y% जो है ना, उन्होंने मतदान नहीं किया है। तो जो बचेगा यहाँ पे, ये जो बचेगा वो आपका पोलिंग वोट होगा, यानी इतना लोगों ने पोल्ड वोट होगा, ठीक है, पोल वोट होगा। फिर इसमें से क्या बोला गया है कि इसमें से 10% क्या है, अवैध है। अवैध यानी 10% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो जो भी बचेगा वो वैलिड वोट बचेगा इसके बाद, ठीक है। तो ये वैलिड वोट हो गया, ठीक है। उसके बाद जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाला गया था, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला है, उसे 184 मतों से विजयी घोषित किया। फिर इस वैलिड वोट का विनर और लूजर में जाता है। तो विनर को इसमें कितना मिला है, 59.375% मिला है। तो लूजर को कितना मिलेगा, 100 माइनस 59.375, ठीक है, परसेंट मिलेगा। इतना परसेंट हो जाएगा इसका लूजर का, ठीक है। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपका, 2484 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतों से करें, यदि उस चुनाव में मतदान करने की योग्य व्यक्ति की संख्या 16,000 थी तो y का मान कीजिए। इसका वैल्यू भी दिया गया है कि इसका वैल्यू अगर 16,000 था, ठीक है, 16,000 था, तो ये y फाइंड आउट करना है, ठीक है, y फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है। तो इसको मैं आपको छोटा कर देता हूँ, ये आपको मैंने समझा पाया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ पूरा, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था मैंने। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा आपका जैसे यहाँ पे पहले तो हम 100 में से 59.375 को माइनस करते हैं, ठीक है। लूजर को कितना वोट मिला वो पहले पता करते हैं। तो लूजर को कितना मिला, 100 में से हम कितना 59.375 को माइनस किया, ठीक है। तो यहां से 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 9 था, 9 में से 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे 0 आ गया आपका, और यहाँ पे 9 और ये 40 लूजर को मिला, 40.625% मिला। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, यानी कि 59 विनर और लूजर का परसेंटेज में कितना वैल्यू है, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना वैल्यू है विनर और इसका, तो 59.375 माइनस 40.625। तो अब देखो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे 8, क्योंकि 1 दे दिया गया था, तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 1, यानी कि 18.75 जो है ये इन दोनों का वोटिंग का डिफरेंस है। तो ये जो 18.75% से विनर जीता है। तो यानी ये जो 2484 है, ये कितने का मान दिया हुआ है, 18.75% का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वैलिड वोट का परसेंट, वैलिड वोट कितना है वो पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली ये 2484 यानी 2484
ये हम कर दिए 875 और नीचे का यहाँ पे 100 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा और 25 से ये कितने बार में कटेगा बताओ, 7 बार में 175 होता है। फिर यहाँ पे 12 बचेगा 125, यानी कि 5 बार में 125 हो जाएगा। फिर इसको 25 से काटेंगे, ये 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में। फिर इसको काटेंगे इसको 3 से, तो 3 से ये 8 बार में 24 हो गया। ठीक है, ये 80 बार में 240 हो गया, यानी कि 8 बार में 24। ये फिर 3 से 2 बार में कितना हो गया आपका, 2 बार में 6 हो गया, फिर 2 बचा गया 8 बार में, तो 828 हो गया। 828 इंटू 16 कर दिया। ठीक है, तो 16 8 कितना होगा, देखो 16 6 96 होता है। ठीक है, फिर 16 जोड़ देंगे, फिर 16 जोड़ देंगे, यानी 32 जोड़ देते हैं। 96 में 2 जोड़ दिए तो 98 हो गया, और 30 जोड़ दिए तो 128 128 हो गया आपका। ठीक है, और 12 कैरी हो गया। 16 दूनी 32 और 32 और 10 42 और 2 44, तो 4 कैरी बच जाएगा। ठीक है, और फिर 128 और 4 132 हो गया। तो आपका 13,248 वोट जो है ये वैलिड वोट है। तो ये जो हमारा है ये वैलिड वोट है, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैलिड वोट आ गया, वैलिड वोट के बाद पोल वोट निकालेंगे। पोल वोट कैसे निकल जाएगा, जैसे देखो पोल वोट का 10% यानी इनवैलिड था, इनवैलिड को माइनस कर दिया तो वैलिड आ गया। तो यानी कि इस चीज का अगर हम, यानी ये देखो ये पोल वोट है। ठीक है, पोल वोट है, पोल वोट का अगर 90% निकाले तो यही तो चीज हमारा 248 है। तो इसको क्या करेंगे हम, 90/100 कर देंगे। 90/100 कर दिए तो ये पोल वोट आ जाएगा। तो पोल वोट यहां से कैसे आएगा, ये 90/100 है, तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 90 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, ये इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, 90/100 कर सकते हैं, इसको परसेंटेज हटा दिए तो। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से काटेंगे, 9 से एक बार में 9 आ जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 42 हो गया। 9 से 6 बार में 36, 3 बार में 36 हो गया, ये 3 है आपका। ठीक है, 3 है, 3 बार में 36 हो गया, 42 था। ठीक है, 42 था, तो अब कितना बचा, 6 बचेगा, 6 यानी 64। तो 9 का कितना, 7 बार में 63 होता है, 1 बचा 18, फिर 2 बार में, यानी 13720 आपका, ये आपका नॉर्मल जो आपका पोल वोट है। तो पोल वोट कितना आया, 13720। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, जब हम इधर से काटे थे ना इसको, कि जैसे एक बार में तो 13 आ गया, 4 बचा 42, तो 4 बार में यहाँ पे 36 होता है, 9 4 जट होता है, तो 14720 जो होगा ये आपका टोटल पोल वोट होगा। ठीक है, पोल वोट होगा ये टोटल। अब हमारे पास गिवन क्या है, टोटल वोट दिया है और y% की कमी करने से हमारे पास कितना आता है, जैसे ये देखो ये 16,000 दिया हुआ है, 16,000 टोटल वोट दिया हुआ है, और पोल वोट माइनस करने से 1.720, तो ये जो आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे y% का वैल्यू निकालने में काम आएगा। कैसे, हम इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 है 2, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, ये 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यानी 1280 जो डिफरेंस आया है यही वोट आया है जो जिनको निकाला गया था, यानी कि y% जो मतदाताओं के मतदान को नहीं लिया गया था, नहीं किया गया था। ठीक है, तो यही वही वेट है, और इसको ही अगर हम 16,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा y% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 00 काट देते हैं, 00 और 10 और काट देते हैं। अब 128 यानी 8 बार में 128 होता है, तो 8%, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपको पहले ट्री कंसेप्ट से फिर बैकवर्ड से ऊपर की तरफ जाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, यदि चावल के मूल्य को 25% वृद्धि, तो यहाँ पे एक ही चीज है, यानी चावल है, तो इसको सिंपल सा बात है, ये प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। अब 25% का वैल्यू क्या होता है, 25% का सबको पता है वैल्यू 1/4 होता है, यानी प्राइस कितने से बढ़ गया आपका, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, यहाँ पे ओल्ड और ये न्यू। ठीक है, तो कंजम्पशन कितने से, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, यानी खपत कितने % से कम होगा, जबकि चावल पर होने वाले व्यय यानी खर्चा
40% से कम हो जाता है। 40% से कम हो जाने का मतलब 40% का मतलब सबको अभी पता ही चल गया होगा, 2/5 होता है, यानी 5 रुपए में 3 रुपए की कमी हो जाती है। तो पहले 5 रुपए थी, अब 3 रुपए की कमी। तो इसको सॉल्व करने का अभी ट्रिक बताया था। ये 5 को यहाँ पे लिख देंगे, ये जो 5 है यहाँ पे लिख देंगे, इंटू ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 को एज इट इज लिख देंगे, इंटू ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंजम्पशन में कैसे रेशियो हो गया, 25/12। कितने की कमी है, 13 की कमी है। कितने पे, 25 पे, ठीक है, इंटू 100। अब ये काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52% की चावल की खपत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल की कीमत 5% की वृद्धि हो जाती है। तो परसेंट का मतलब 5% का वैल्यू पता होगा आपको। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। यानी कि प्राइस जो है पेट्रोल का, जो प्राइस ऑफ पेट्रोल किस तरह से बढ़ रहा है, 20 से 21 हो जा रही है। यानी कि 1 यूनिट की बढ़त हो जा रही है, 1 यूनिट की आपका बढ़त हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट होगा नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद वृद्धि से पहले की कीमत 82 रुपये प्रति लीटर है। एक आदमी प्रत्येक महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय यानी खर्चा कितनी प्रतिशत से वृद्धि होगी। तो इसमें क्या है, हम कंजम्पशन पता करेंगे। कंजम्पशन किस तरह से पता करेंगे, देखो कंजम्पशन पता करने का मतलब क्या है, कंजम्पशन का मतलब कि वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 345 किलोमीटर। और बताओ तेल जो है 1 किलोमीटर, यानी माइलेज जो है, यहाँ से माइलेज से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3045 डिवाइडेड बाई 15 कर दिया। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 30, ठीक है। फिर उसके बाद 20 बार में तुम्हारा 300 हो जाएगा, आपका 300 हो जाएगा, 4 बचेगा यानी 3। इतना लीटर वो तेल का खर्चा करता है, ठीक है। इतना लीटर उसका तेल का खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कितने से बढ़ गया, पहले 82 रुपए था, तो यानी 82 रुपया 20 रुपए का मान है, 21 रुपए का मान क्या होगा, यानी 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट ही ना बढ़ा है। तो प्राइस में कितना का बढ़त हुआ था, यहाँ पे हम प्राइस की बढ़त लिख देते हैं, प्राइस में बढ़त लिख देते हैं। प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ था, तो यानी 82 रुपए जो है 20 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, सीधी सी बात है। 1 यूनिट इक्वल टू इतना हो जाएगा। जब इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, तो पहले 2 से काटते हैं तो 140 हो जाएगा, यानी 4.1 रुपीज से प्राइस बढ़ गया था। क्या हमको प्राइस, न्यू प्राइस पूछा गया, न्यू प्राइस नहीं पूछा। एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हुआ, देखो भाई अगर हम 1 यूनिट पे इतना रुपए बढ़ता है तो इतना यूनिट पे कितना रुपए बढ़ेगा भाई, देखो 203 लीटर है ना, तो 203 लीटर पे कितना में बढ़ेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 200 का अगर हम 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 41/100 कर 10 कर लेते हैं और ये 200 + 3 कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, ये 41 से कितना हो जाएगा, देखो 0 और 41 से ये कितना बार में, तो 820 हो जाएगा, ठीक है। 82 हो जाएगा ना, 82 हो गया, ठीक है। प्लस आपका 41 × 3, तो 3 हो गया, प्लस 4 20 इतना हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा आपका, 3 2 और 1 और 2 3 हो गया और 8, ठीक है, अपॉन 100 10 कर दिया, ये 10 है, ठीक है। तो यानी आपका 832 का रुपए का होगा। या फिर इसको क्लियरली इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपका, जो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 41 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 × 3 1 0 0 1 2 × 2 4 3 × 12 1 कैरी हो गया, ये 1 आ गया, 4 2 × 8। तो यहाँ जब हम वो करेंगे सॉल्व, 3 2 3 8 8 3 2 3, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो इतना आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन थे इसीलिए टाइम भी लगा समझाने में भी, और एक कंसेप्ट को मैं समझा पाया, और अगर इसी कंसेप्ट को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।